नमस्ते और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2025 की एक ऐसी वार्निंग के बारे में जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को अलर्ट कर दिया है। हाल ही में अमेरिकी थिंक टैंक्स की तरफ से कुछ बेहद गंभीर जियोपॉलिटिकल प्रेडिक्शंस आई हैं जो साउथ एशिया, खासकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़े मेजर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ इशारा कर रही हैं। और देखिए, ये कोई आम बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिनेरियो है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। तो चलिए सीधे डेटा और रिसर्च में डाइव करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये टेंशन क्यों बढ़ रही है। सिचुएशन की गंभीरता को समझने के लिए जरा फॉरेन अफेयर्स मैगजीन की इस हेडलाइन पर नजर डालिए। सोचिए, सिर्फ यही मैगजीन नहीं बल्कि कार्नेगी एंडाउमेंट जैसे बड़े ग्लोबल संस्थान एक मैसिव स्केल के कॉन्फ्लिक्ट की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है कि अगला टकराव सिर्फ एस्केलेट ही नहीं होगा, बल्कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए भी इसे कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो इन डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 पॉइंट्स को कवर करेंगे। एक बड़े वॉर की प्रिडिक्शन, अमेरिका का कम होता इन्फ्लुएंस, टेरर और न्यू नॉर्मल, एडवांस फाइटर जेट्स की एंट्री, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का डिलेमा और आखिर में ग्लोबल रिस्क और इसके सॉल्यूशंस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, एक बड़े वॉर की प्रिडिक्शन। और ये टाइमलाइन देखिए, 2025 से 2026। जी हाँ, वेस्टर्न थिंक टैंक्स ने बिल्कुल इसी टाइम फ्रेम को एक बड़े एस्केलेशन के लिए पिन पॉइंट किया है। मतलब ये कोई 10-20 साल दूर की बात नहीं है, बल्कि एकदम सामने खड़ी एक चुनौती है। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि एक्सपर्ट्स का बिल्कुल साफ मानना है कि अगर अब कोई टकराव होता है तो वो पास्ट के किसी भी क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। कश्मीर जैसे पुराने विवाद और लगातार चल रही आतंकी गतिविधियों की वजह से ये फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट एक बिल्कुल ही अलग और खतरनाक लेवल का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, डिक्लाइनिंग यूएस इन्फ्लुएंस, यानी इस पूरे मामले में घटता अमेरिकी प्रभाव। अब ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। आपको याद होगा 2019 में जब टेंशन बढ़ी थी तो अमेरिका ने बीच बचाव करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पास्ट में अमेरिका के कुछ पॉलिटिकल क्लेम्स की वजह से नई दिल्ली का डिप्लोमैटिक ट्रस्ट थोड़ा डगमगाया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में अमेरिका अकेले डीएस्केलेशन के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश करता है तो बहुत मुमकिन है कि उसके प्रयासों को इस बार इग्नोर कर दिया जाए। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, टेरर थ्रेट और द न्यू नॉर्मल। देखते हैं कि ग्राउंड पर चीजें कैसे बदल रही हैं। तो ये न्यू नॉर्मल आखिर है क्या? देखिए, एफएटीएफ का इंटरनेशनल प्रेशर अब थोड़ा कम हो गया है, जिससे रिपोर्ट्स वार्न कर रही हैं कि आतंकी गतिविधियों में फिर से उछाल आ सकता है। और अब इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, कोई भी टेरर अटैक जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हों उसका जवाब तुरंत मिलेगा। सीधे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और हो सकता है कि मिलिट्री टारगेट्स पर भी बमबारी की जाए। यही वो न्यू नॉर्मल है जो किसी भी छोटी सी चिंगारी को एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। यहीं से कहानी में एंट्री होती है नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी की। सेक्शन 4, एडवांस्ड फाइटर जेट्स। हाल ही में चीन ने दुनिया के सामने अपना नया J-35AE शोकेस किया है। ये उनके 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का एक्सपोर्ट वर्जन है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान अपने लगभग 80% हथियारों के लिए चीन पर डिपेंड करता है। तो पूरी उम्मीद है कि इन एडवांस स्टेल्थ जेट्स का पहला बायर पाकिस्तान ही होगा। अगर ये जेट्स इस्लामाबाद को मिल जाते हैं तो गेम पूरी तरह बदल जाएगा। उनके पास इंडिया के डीप मिलिट्री बेसेस और न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने की पावर आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये इंडिया के पावरफुल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज होगा। जरा सोचिए, जब रडार पर स्टेल्थ जेट्स को पकड़ना मुश्किल होगा तो इस पूरे रीजन में एयर पावर का बैलेंस ही पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगा। और इसी टेक्नोलॉजी शिफ्ट से खड़ी होती है एक बड़ी स्ट्रेटेजिक दुविधा। सेक्शन 5, द प्रीएम्प्टिव डिलेमा। आपने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के बारे में तो सुना होगा। आसान भाषा में कहें तो खतरा बेकाबू होने से पहले ही उस पर हमला कर देना। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इंडिया को ये लग सकता है कि इन स्टेल्थ जेट्स के पाकिस्तान की एयरफोर्स में पूरी तरह से ऑपरेशनल होने से पहले ही एक्शन लेना जरूरी है, ताकि इस मिलिट्री एडवांटेज को न्यूट्रलाइज किया जा सके। अब खुद सोचिए, ये कितनी बड़ी कूटनीतिक दुविधा है। क्या कोई देश शांति से बैठकर अपने पड़ोसी के पास एडवांस्ड स्टेल्थ पावर आने का इंतजार करेगा, या फिर अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए पहले ही हमला कर देगा? सिर्फ इस पावर शिफ्ट का डर ही दोनों देशों को बिना गोली चले भी कॉन्फ्लिक्ट के एकदम करीब लाकर खड़ा कर देता है। अब बात करते हैं इसके ग्लोबल इंपैक्ट की। सेक्शन 6, ग्लोबल रिस्क एंड सॉल्यूशंस। आखिर ये पूरी दुनिया के लिए एक इमरजेंसी क्यों है?
देखिए, सबसे बड़ा डर तो यही है कि दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं। अगर यहाँ एक रीजनल वॉर होता है तो उसका असर सिर्फ दो देशों की सीमाओं तक नहीं रहेगा, उसका ग्लोबल न्यूक्लियर फॉलआउट होगा, जिसका असर दुनिया के हर कोने पर पड़ेगा। इसीलिए अब सिर्फ बायलैटरल बातचीत या किसी एक देश के अकेले मध्यस्थता करने से ये खतरा टलने वाला नहीं है। तो फिर उपाय क्या है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वेस्टर्न अलाइज को तुरंत एक मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क बनाना होगा, जहां कई देश मिलकर काम करें। एक प्लेबुक तैयार करनी होगी ताकि क्राइसिस के वक्त तुरंत और तेजी से इंटरनेशनल फैसले लिए जा सकें। और हां, नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच क्वाइट चैनल्स यानी कुछ बैकडोर बातचीत को सपोर्ट करना भी बहुत मैंडेटरी है, ताकि किसी भी फ्यूचर क्राइसिस को तुरंत डी-एस्केलेट किया जा सके। और अब आखिर में 2025 की ये प्रिडिक्शंस कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक बहुत सख्त वार्निंग है। टाइमर ऑन हो चुका है और ग्लोबल कोऑपरेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। जाते जाते बस एक सवाल, अगर क्राइसिस शुरू हो जाता है और बातचीत फेल हो जाती है, तो क्या दुनिया भर की बड़ी ताकतें समय रहते इस भयानक न्यूक्लियर एस्केलेशन को रोकने के लिए एक साथ आ पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर